हेलो फ्रेंड्स, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं आई फ्रेम टैग के बारे में। दोस्तों, ये आई फ्रेम टैग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, आज जो टैग है उसका नाम है आई फ्रेम, और आई फ्रेम टैग क्या करता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दरअसल आई फ्रेम टैग का मतलब होता है कि किसी फ्रेम में कोई भी आपका कंटेंट हो उसको डालना, ठीक है। तो कोई एक फ्रेम बन जाता है जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का कंटेंट आप उसके अंदर डाल सकते हो, चाहे आपका कोई फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, किसी भी प्रकार की चीज़ को आप लिंक करके उसको डाल सकते हो। तो बेसिकली आई फ्रेम लिंक का भी काम करता है कि एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है और फ्रेम के अंदर किसी भी चीज़ को लाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये होगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इसमें आई फ्रेम के साथ में कुछ यहाँ पे बेसिकली जैसे कि एक SRC मतलब सोर्स नाम का एट्रीब्यूट यूज़ होता है, एक आपका यहाँ पे नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ होता है, और भी कई ऐसे एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। तो आज आपको इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरीके यूज़ होता है। और आपको एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि HTML का कोई भी टैग हो उसको किसी भी एक तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है, उसको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको मेन तरीके बताऊंगा, उन्हीं तरीकों को यूज़ करके और भी कई तरीके से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फिर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे ने की हो और आपको ना कर पा रहे हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा। इस टैग के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और भी ज़्यादा बताई जा सकती हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आई फ्रेम टैग को ओपन करते हैं। तो आई फ्रेम टैग ओपन किया और ये जो वाला है फ्रेम बॉर्डर, इसको हटा देते हैं। ये बॉर्डर देने के लिए काम आता है। बेसिकली फ्रेम का जो बॉर्डर है उसको डिसाइड कर सकते हो आप, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप फ्रेम बॉर्डर लिखकर 0 के बाद 1 2 3 डालोगे, उतना वो बॉर्डर डार्क होता चला जाएगा। SRC में क्या देना है समझिए मेरी बात को। SRC में वो सोर्स देना है जिस चीज़ को आप लिंक करना चाहते हो। तो अब सोर्स किस तरीके का हो सकता है, एक सोर्स जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही हो, ठीक है, एक सोर्स जो आपकी वेबसाइट के बाहर हो। अब वेबसाइट के बाहर कैसे है, मान लीजिए मुझे कोई वेबसाइट लिंक करनी है, जैसे विकीपीडिया नाम की एक वेबसाइट है, आप जानते हो, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं। तो विकीपीडिया को अगर लिंक करना है तो हम लोग बाहरी सोर्स है तो उसको भी लिंक कर सकते हैं। और अंदरूनी कोई मतलब जो आपकी मान लीजिए वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट पड़ा है, कोई फोटो है, कोई HTML फाइल है, तो उसको कैसे लिंक करना है सबसे पहले वो समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक इमेज को लिंक करेंगे कोई HTML फाइल की मदद से। तो यहाँ पे एक देखिए मेरे पास ओल्ड मैन की इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, oldman.jpg नेम से, ऊपर आप पढ़ भी सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग एक HTML फाइल बनाएंगे। तो HTML फाइल बनाने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया, और बेसिकली यहाँ पे एक फाइल ओपन हो गई है जहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं, आपको आप कुछ भी कह सकते हो, मैं डाल दूंगा इमेज या फिर gallery.html, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन होती है, देना पड़ता है। अब यहाँ पे एक हमारी HTML फाइल क्रिएट हो गई है gallery.html नेम से। अभी तक हम लोग जिस पे वर्क कर रहे थे वो index.html नेम से थी, अब gallery.html पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे एक इमेज बनाएंगे, इस वेब पेज के अंदर एक इमेज बनाना है। तो इमेज कैसे यूज़ करना है, img टैग यूज़ किया। img टैग यूज़ करने के बाद में हम लोगों को सोर्स के अंदर इस फोटो का नाम देना है। तो फोटो का नाम क्या है, oldman.jpg। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर रखा है इस SPC के एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे oldman.jpg लिख दिया। अब अल्टरनेटिव में आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो उसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा। और इमेज टैग को क्लोज नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप विड्थ देना चाहते हो या फिर हाइट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे विड्थ देना चाहूँगा। विड्थ मतलब होती है चौड़ाई, ठीक है। तो मैं आपको हर वर्ड की एक हिंदी मीनिंग भी बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होता चले। तो 110% में यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि HTML5 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे HTML5 में 110% और परसेंट और पिक्सल में ही ये सब चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग फोटो को ओपन करें तो ये देखिए इतनी बड़ी फ़ोटो आ रही है। आप चाहें तो इसको और कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 110 की बजाय यहाँ पे सिर्फ 100 अगर कर दूँ तब भी सही रहेगा। तो इसको यहाँ पे 1 0 करते हैं, और अब यहाँ पे देखिए तो ये फ़ोटो कुछ इस तरीके आ रही है। चलिए अब आगे का काम समझते हैं। प्रोसीजर क्या है कि ये हमारी एक gallery.html नाम से एक यहाँ पे वेब पेज क्रिएट हुआ जिसमें हम लोगों ने एक बूढ़े आदमी की फ़ोटो लगाई है। अब हम लोग चलते हैं index.html पे, जहाँ पे अभी हम लोग का काम चल रहा है आई फ्रेम के अंदर। अब इस आई फ्रेम से
जो ये अभी आपको एक फ्रेम दिख रहा है, ये आई फ्रेम ऐसे दिख रहा है, इस फ्रेम के अंदर हम लोग को वही बूढ़े आदमी की, ओल्ड मैन की फ़ोटो लेके आनी है और उसको कनेक्ट करनी है। तो अब मान के देखते हैं कि इस वाले यहाँ पे वेब पेज में कोई भी हम लोग ने फ़ोटो लिंक नहीं करी है, फ़ोटो लिंक है gallery.html में, वहाँ से यहाँ फ़ोटो लानी तो कैसे ला सकते हैं। सोर्स में उस वेब पेज का नाम दे दीजिए, तो उस वेब पेज का नाम हम लोग ने क्या रखा था, gallery.html। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी फ़ोटो देखिए आने लगी है और एक बॉर्डर के अंदर आ रही है। आप इसमें भी बॉर्डर और कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको बॉर्डर बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए तो हम लोग एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बॉर्डर बिल्कुल सही से आ रहा है और यहाँ पर फ्रेम आई फ्रेम टैग काम कर रहा है। इतना आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से और एक कंटेंट को दूसरे पेज के कंटेंट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आई फ्रेम की मदद से। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे विकीपीडिया, मतलब हमने आपको बताया था कि 2 सोर्स हो सकते हैं, एक तो जो आपके वेबसाइट के अंदर पड़ा हो, एक जो आपके वेबसाइट में बाहर से आया हो। तो बाहर से सोर्स कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको वेबसाइट कनेक्ट करनी है, तो वेबसाइट कनेक्ट करने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ विकीपीडिया का। तो आपको उसका URL यहाँ पे लिखना होगा https और डबल कोलन लगाना है और कोलन का निशान डबल स्लैश, फिर यहाँ पे मान लीजिए विकीपीडिया, तो विकीपीडिया का नेम लिख देना है और .com ऐसे लिख देना है। अब देखते हैं यहाँ पे आ जाना चाहिए मेरी समझ से। तो यहाँ पे https और यहाँ पे देखिए विकीपीडिया आ गई है। तो आप देख सकते हो कि ये कोई बाहरी वेबसाइट को कनेक्ट करना है। अगर मैं सर्च करूँ गूगल पे विकीपीडिया तो विकीपीडिया आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो वेबसाइट होती है इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका यहाँ पे URL भी कॉपी किया जा सकता है, तो URL कॉपी करके भी वहाँ पे डाल सकते हो विकीपीडिया का। और डायरेक्ट अगर आपको URL लिखना आता है https तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट URL लिख दिया था तो आ गया। तो इस वेबसाइट को वहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आई दोस्तों कि नहीं आई, कि बाहरी कंटेंट को कैसे यूज़ करना है और अंदरूनी कंटेंट को कैसे यूज़ करना है। अब चलिए एक और टैग है यहाँ पे जिसका नाम है नेम टैग। तो नेम टैग को समझते हैं। नेम टैग और टारगेट टैग का यूज़ करके हम लोग कुछ यहाँ पे नया करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे उसी ओल्ड मैन की फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है। और उसको अब हम लोग एक बटन के रूप में बनाएंगे कि उस लिंक पे टच करें तभी वो शो हो, नहीं तो ना हो, ठीक है। तो ये कैसे होना है समझते हैं इस बात को। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको आई फ्रेम के अंदर कोई भी सोर्स नहीं देना है, सोर्स हटा दीजिए। अब सबसे पहले आपको चौड़ाई डिसाइड कर लेनी है, तो विड्थ मैं डिसाइड कर लेता हूँ। तो विड्थ मैं यहाँ पे रखूँगा यहाँ पे 200 पिक्सल में, तो पिक्सल रख लिया। अब उसके बाद में हम लोग को हाइट डिसाइड कर लेनी है, तो हाइट डिसाइड कर लेता हूँ मैं। हाइट यहाँ पे मैं रखूँगा मान के चलिए लगभग 150 के आसपास। अगर कम ज़्यादा होता है तो मैं यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट कर लूँगा। और अब यहाँ पे एक नेम देना है। नेम कैसे देना है, NAME नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। और ऊपर नेम देने के बाद में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक नाम डिसाइड कर लीजिए, जैसे मैंने रखा माई फ्रेम, ठीक है। अब इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आपको एंकर टैग यूज़ करना है। एंकर टैग के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो सही से देखी है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब एंकर टैग में ये HREF मतलब होता है हाइपर रेफरेंस नाम का एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लोग उसका कनेक्ट करेंगे फ़ोटो को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गैलरी, क्योंकि हमारा gallery.html पे फ़ोटो पड़ी हुई है। और यहाँ पे हम लोग एक यूज़ करेंगे टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है कि इससे हम लोग किसी भी पेज, नए पेज में उसको निकाल सकते हैं, कि एक पेज से दूसरे पेज में उसको ओपन किया जा सकता है। अभी हो सकता है आपको थ्योरी में थोड़ा दिक्कत हो रही हो, तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली भी हर चीज़ दिखा दूंगा। जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओगे कि क्या यहाँ पे फ़र्क हुआ है, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे इसको करने के बाद में हम लोग एक यहाँ पर नेम दे देते हैं क्लिक हेयर। मैंने इसको लिखा क्लिक हेयर, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज़ कर देंगे। तो एंकर टैग को क्लोज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके किया, और 2 BR टैग मतलब स्पेस के लिए थोड़ा 2 BR टैग यूज़ कर लेंगे। BR टैग के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होने वाली है कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ये जो टैग है ये थोड़ा हार्ड टैग है। इनको समझने में आपको पहले से थोड़ी बहुत HTML आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 BR यूज़ कर लिए, ठीक है। अब इसको प्ले करें तो यहाँ पे देखिए अभी एक फ्रेम आ रहा है कुछ इस तरीके, पर फ्रेम में कोई भी कंटेंट, कोई भी फ़ोटो यूज़ नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे मैं क्लिक हेयर के ऑप्शन पे आपको बस क्लिक कर देना है, तो ऐसे ही यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी। तो मैंने क्लिक किया
और यहाँ पे देखिए बूढ़े इंसान की फ़ोटो आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से दिखाता हूँ, अभी कोई भी फ़ोटो नहीं है, जब यहाँ पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी। तो ये है हम लोग का एक क्लिक हेयर का ऑप्शन, जिसको हम लोग एक नए पेज में भी ओपन कर सकते हैं इसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट करके कि टारगेट एट्रीब्यूट है तो वहाँ टारगेट में और भी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। मेजरली इसका यूज़ इसीलिए होता है कि जब किसी कंटेंट को जोड़ना होता है, मान लीजिए कोई वेबसाइट का फ्रेम जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, कोई अंदर कोई किसी कंटेंट का फ्रेम में लगाना है तो लगा सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अब इसके एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सैंड बॉक्स, वो मैंने इसलिए यहाँ पे आपको नहीं बताया क्योंकि उसको बताना थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद बता दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। और सैंड बॉक्स में मेजरली होता है क्या कि सैंड बॉक्स अगर आप लगा दोगे तो आपकी कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी जब तक आप उसको परमिशन नहीं दोगे। ना कोई फोटो यहाँ पे शो होगी, ना कोई आइडियो शो होगी, कोई भी चीज़ शो नहीं होगी जब तक आप सैंड बॉक्स में एक परमिशन नहीं दोगे। परमिशन का एक कोड होता है, उसको जब तक नहीं दोगे तब तक ना कोई GS मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल चलेगी ना कुछ चलेगा। तो ये सैंड बॉक्स का काम होता है। तो अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, आपको काम आता है तो आप कमेंट कीजिए, तब आपको मैं पर्टिकुलरली सैंड बॉक्स को बहुत ही ईजी तरीके से समझा दूंगा, तो आप सैंड बॉक्स का यूज़ भी करना सीख जाओगे। आई फ्रेम टैग के अंदर सैंड बॉक्स एक एट्रीब्यूट है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो में क्या नया चाहिए और क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए। मेरी बात के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आती है या फिर नहीं आती है। और अगर ऐसे ही HTML और CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, टैग्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।